हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इज डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हम सवाल ले रहे हैं वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या केवल हम ये मान करके चलें कि केवल समाचार पत्रों के अध्ययन के माध्यम से ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी हासिल कर सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या जो भी समस्याएं पैदा होती हैं, जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं या जिनका समाधान हो जाता है, उन सब के पीछे कुछ और महत्वपूर्ण बातें होती हैं, अन्य मंतव्य होते हैं, अन्य फैक्टर्स होते हैं जो इन घटनाओं को जन्म देते हैं, इन घटनाओं के समाधान का कारक बनते हैं। उन सब का अध्ययन करने के लिए हम इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम के विषय का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम का ये जो सब्जेक्ट है, इसको एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में अब लिया जा रहा है जिसमें एक सुनियोजित चिंतन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है। यहाँ पर जो मूल समस्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वो ये कि राष्ट्रों के जो आपसी व्यवहार हैं और राष्ट्रों के आपसी संबंधों के बीच क्या आधारभूत तत्व होते हैं, क्या डिटर्मिनेंट फैक्टर्स होते हैं, क्या डिटर्मिनेंट एक्टर्स होते हैं जो इन बुनियादी सिद्धांतों का, संबंधों का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों राष्ट्र आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, क्यों राष्ट्र युद्ध करते हैं और क्यों राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहते हैं, या ये कहें कि हम एक तरफ तो बात करते हैं शांति की, लेकिन उस शांति वार्ता की आड़ में हम अपने आप को ताकतवर बनाने का प्रयास करते हैं, हम अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास करते हैं, या हम इसके पीछे कोई अन्य छद्म रणनीतियों को अपनाने का, उसकी तैयारी करने की हम कोशिश करते हैं। हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि राष्ट्र, या ये कहें कि ह्यूमन बीइंग एक पीस लविंग है। जब ह्यूमन बीइंग पीस लविंग है तो एक कंट्री को भी पीस लविंग मान करके चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के द्वारा शांति के लक्ष्य की दुहाई दी जाती है, लेकिन शांति को स्थापित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण होता है, जिसमें हम लीग ऑफ नेशंस का नाम ले सकते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हैं, क्यों नहीं हम लोगों के द्वारा या राष्ट्रों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का, आदर्शों का पालन व्यवहार में किया गया। क्यों राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं फेल हो गईं, दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है कि राष्ट्र एक तरफ तो बात करते हैं शांति की, एक तरफ बात करते हैं स्थायित्व की, एक तरफ बात करते हैं विश्व कल्याण की, मानवता की सुरक्षा की, शस्त्र न बनाए जाएं, निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, लेकिन इन सब बातों के साथ ही साथ उनकी आर्मामेंट की तैयारी रहती है, उनकी शस्त्रीकरण की तैयारी रहती है, वो आर्म्स रेस में लगे रहते हैं, नए नए वेपन्स को बनाने में लगे रहते हैं, नए नए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के कलेक्शन की तैयारी में लगे रहते हैं। एक तरफ बात करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, लेकिन दूसरी तरफ इसी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की आड़ में वो अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करना चाहते हैं, अपने पावर को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, अपनी जो भी उनकी संपदाएं हैं, जो उनकी ताकत है, ताकत के पहलू हैं, उन सब का दिखावा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रों का जो विरोधाभासी राजनीतिक व्यवहार है और इस व्यवहार को, आचरण को समझने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो निर्धारक मूलभूत तत्व हैं, जो सिद्धांत हैं, हम उन सब का
विश्लेषण और विवेचन करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट हम लोग लेने जा रहे हैं वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का क्या महत्व है, जिसको हम दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का क्या कारण है। तो यहाँ आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल समस्या राज्यों के आपसी संबंधों के जो मूल कारण हैं उनका विश्लेषण करते हुए, उनको एनालाइज करते हुए एक स्थायी, रचनात्मक, विश्वव्यापी शांति की परिस्थितियों का निर्माण करना है, जिसमें सभी राष्ट्र सह अस्तित्व के आधार पर, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के आधार पर अपना विकास कर सकें और दूसरे अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का निर्धारण कर सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्या है, इसको हम क्यों पढ़ना चाहते हैं और क्यों हम इसको इतनी दिलचस्पी रख रहे हैं इसके अध्ययन में, इसका सबसे पहला रीजन हम बताएंगे या लेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। इस विषय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उद्देश्य का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये कि जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं समय समय पर उत्पन्न होती हैं उनका विश्लेषण करना और विश्लेषण करने के पश्चात उसका हमें एक युक्त समाधान खोजना होता है, जिसका हमें एक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढना होता है। चाहे अब हम इसमें अरब इजराइल की समस्या को ले सकते हैं, सोमालिया की समस्या को ले सकते हैं, ईरान इराक वॉर को ले सकते हैं, या अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स आई, यूएस ट्रूप्स का जब विड्रॉल होगा तो वहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा होंगी, या ईरान और अमेरिका के बीच जो लगातार हमें तनातनी देखने को मिल रही है, या नॉर्थ कोरिया का जो बिहेवियर है, या नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच बढ़ते हुए जो संबंध हैं जिसका दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हम उसको लेना चाहे हम सीरिया की जो शरणार्थियों की समस्या है हम उसका क्या कारण रहा, क्या उसका समाधान हो सकता है, उसको हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, या यूएस चाइना ट्रेड वॉर को ले सकते हैं, या चाइना इंडिया का जो रिसेंट इवेंट है इसके पीछे क्या घटनाएं रहीं, क्या ये आगे इसका क्या शेप हो सकता है, इन घटनाओं का आगे किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, हम क्या नीतियां निर्धारित कर सकते हैं, किस प्रकार की हम पॉलिसी बना सकते हैं, इसको हम देखेंगे। या हम अभी रिसेंटली जो हम नेपाल का इंडिया के प्रति जो व्यवहार है वो क्यों है, इससे पहले क्या ये समस्या नहीं थी, या आने वाले समय में इस समस्या का किस तरीके से समाधान हो सकता है, उसको हम इसमें देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहने का जो अभिप्राय है वो ये कि जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका समाधान खोजना इस विषय के एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में, एस्पेक्ट के रूप में, पहलू के रूप में रहता है। दूसरा हम लोग लेंगे विश्व संबंधों के जो आधारभूत तत्व हैं उन आधारभूत तत्वों से परिचित होना। जैसे विश्व में राष्ट्रों के बीच जो संबंध रहते आए हैं, रहते हैं और आगे भी जो रहेंगे, उन सब के बीच हम यदि उसका असली स्वरूप को समझना चाहें तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि ये इनका आधारभूत तत्व क्या है और इन आधारभूत तत्वों के आधार पर किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, विश्व संबंधों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में हम ये कहें कि आज जो विश्व राजनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं या राज्यों के जो आपसी संबंध हैं, उसमें जो मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं, एक हम डिसआर्मामेंट को ले सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को ले सकते हैं, टेररिज्म को ले सकते हैं, ऑयल पॉलिटिक्स को ले सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ की जो नीतियां हैं वो ले सकते हैं, अर्थव्यवस्था का जो भूमंडलीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो बयार बह रही है,
जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हमारे सामने उभर करके आई है, उसमें उन सबको हम एक मुख्य आधार मान करके चल सकते हैं कि कैसे राज्यों के द्वारा ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इन डिफरेंट एस्पेक्ट के बीच कैसे राज्य एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, कैसे राज्य अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण करेंगे, कैसे राज्य अपने राज्य की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज का निर्धारण करेंगे, वो इन सारे तत्वों के आधार पर ही निर्धारित होती है। और ये हम जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हम इन सारे चीज़ों को एक ताने बाने में बुन करके देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति का आधारभूत ढांचा तैयार करना। इसमें ये मान करके चला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अन्य जो डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन मुख्य रूप में जो दो तत्व इसको प्रभावित करते हैं वो है युद्ध और शांति। तो यहाँ पर जो मुख्य समस्या रहती है विद्वानों के सामने, विश्लेषकों के सामने, कि जब भी कभी युद्ध होता है या युद्ध जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं तो वो युद्ध के क्या कारण रहे, उन युद्ध के कारणों की खोज करने के पश्चात शांति को स्थापित करना, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की शांति है, वैश्विक स्तर की शांति है, उसको किस तरीके से हम प्राथमिकता के आधार पर शांति स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो विचारकों के सामने, विश्लेषकों के सामने, अध्ययनकर्ताओं के सामने विश्व शांति को कायम रखना, विश्व शांति को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए सबसे पहली कोशिश तो यह है कि युद्ध हो ही ना। अनफॉर्चुनेटली यदि युद्ध हो भी गया या युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई तो उनका किस तरीके से इमीडिएटली, तात्कालिक रूप में, फटाफट, आसान रूप में, स्थायी रूप में, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम कैसे विश्व शांति को बनाए रख सकते हैं, शांति स्थापना कर सकते हैं, शांति वार्ता कर सकते हैं, इसकी कोशिश राज्यों के द्वारा, विश्लेषणकर्ताओं के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे विदेश नीति और राजनय का अध्ययन करना। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, यदि हम इसको फेलिक्स ग्रॉस के शब्दों में कहें तो ये विदेश नीतियों के अध्ययन के अलावा और कुछ नहीं है। उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन निश्चित रूप से विदेश नीति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। कारण यह है कि राज्यों के द्वारा जो अपनी विदेश नीतियां निर्धारित की जाती हैं, उन विदेश नीतियों के निर्धारण के माध्यम से राज्य अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विदेश नीति के माध्यम से राज्य, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो नीतियां हैं, दूसरे राज्यों के बीच जो संबंध का आधार होगा वो उनकी विदेश नीति के लक्ष्य और तथ्यों से ही निर्धारित होगा। तो एक प्रकार से जो विदेश नीतियों का अध्ययन है वो राज्यों के द्वारा जिस तरीके की नीतियां अपनाई जाती हैं, राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से उनकी आर्थिक नीतियां, उनकी राष्ट्रीय नीतियों का परिलक्षण हमें देखने को मिलता है। तो इन सब को देखने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से विदेश नीति के अध्ययन का जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है उसको हम पूरा करने का कार्य करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में लें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद यूएसए के द्वारा कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की नीति को अपनाया गया, तो दूसरी तरफ रसिया के द्वारा आयरन कर्टेन की पॉलिसी को अपनाया गया। रिसेंट संदर्भों में हम ये कहें कि आज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स को लेकर के आज अमेरिका के द्वारा, उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा विश्व के अन्य दूसरे राष्ट्रों को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ अग्रसर किए जाने की नीति अपनाई जा रही है। राष्ट्रों को कन्विंस किया जा रहा है कि वो इन नीतियों को अपनाएं, उनकी विदेश नीतियों को
उनकी आर्थिक नीतियों को, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को, इन सब नीतियों के आधार पर उनका निर्धारण किया जाना चाहिए। इसको कैसे राज्यों के द्वारा उनके ऊपर एक प्रकार का दबाव भी बनाया जाता है, परसुएशन भी बनाया जाता है और राजनयिक तौर तरीकों के माध्यम से इन अपने सिद्धांतों की पूर्ति की कोशिश की जाती है। ऐसे ही हम पंचशील का सिद्धांत ले सकते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का सिद्धांत ले सकते हैं भारत चाइना के संदर्भ में, कि ये हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार रहा और इसके लिए हमने जो सबसे बड़ा आधारभूत तत्व बनाया वो ये कि हम सभी समस्याओं का जो समाधान करेंगे वो शांतिपूर्ण वार्तालाप के माध्यम से करेंगे। हम हथियार को उठाने का कार्य नहीं करेंगे, हम शांति वार्ता के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें लेंगे वो है शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। इसमें हम हंस जे मॉर्गेंथ्यू को ले सकते हैं, जो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए एक संघर्ष है। इसमें इन लोगों का जो मुख्य एम्फेसिस है वो ये है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को यदि समझना चाहते हैं तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने के लिए हम शक्ति के आधार पर ही उसको समझ सकते हैं। जैसे क्यों यूएसए और चाइना के बीच तनातनी चल रही है, या क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक यूएसए पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता रहा, बाद में वो इंडिया की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ। तो राज्यों के बीच का ये आपस का जो संबंधों का ताना बाना है वो एक पावर पॉइंट को लेकर के, एक पावर पॉलिटिक्स को लेकर के इन संबंधों का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर विद्वान ये मानते हैं कि प्रत्येक राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो कार्य संपन्न किया जाता है वो समस्त कार्य वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शक्ति की वृद्धि करने के लिए और उस शक्ति का प्रदर्शन करने से संबंधित रखता है। तो अब यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय है वो शक्ति की गूढ़ता को, शक्ति के महत्व को एक तरीके से स्वीकार करते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के मर्म को समझने का प्रयत्न करता है। जैसे एक लंबे समय तक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन पूर्णतया काल्पनिक आदर्शवाद पर आधारित था और इसका दायरा ये था कि युद्ध और युद्ध की समाप्ति तक ये सीमित रहा। लेकिन जो 2 विश्व युद्धों का सामना दुनिया को करना पड़ा उसके बाद से शक्ति और सत्ता की राजनीति एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के रूप में उभरे और ये मान करके चला जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने के ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अब हम कुल मिलाकर के जो कहें वो ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमारे लिए जो मेन इम्पोर्टेंट है वो इसलिए कि इसके द्वारा हम ये बताने की कोशिश करते हैं, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि निश्चित परिस्थितियों में किस प्रकार से राष्ट्र आचरण करते हैं और इसके आधार पर हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वांछित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किस प्रकार की परिस्थितियों को, मामलों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या अभिप्राय है और क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के सिनोनिम हैं या इनमें हमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। थैंक यू।